हाँ देखो, आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, द बैकग्राउंड ऑफ द स्ट्रगल ऑफ 1857। ठीक है, तो इन द ईयर 1857 द कॉमन मैन इन इंडिया, सोल्जर्स एंड द रूलर्स ऑफ स्टेट्स एंड लैंडलॉर्ड्स पार्टिसिपेट इन द स्ट्रगल अगेंस्ट द फॉरेन रूल। मतलब सभी लोगों ने जो है इस स्ट्रगल में क्या किया था, जो फॉरेन रूल मतलब जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है वो लड़ा था। ठीक है, बहुत ही अच्छे उत्साह के साथ। ठीक है, और इसीलिए जो है ये जो स्ट्रगल है इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम बोलते हैं। ठीक है, अब इसका जो है मतलब ये जो 1857 में इतनी बड़ी जो चिंगारी जो मतलब उठी, ठीक है, उसके बारे में हम जो है सबसे पहले शुरुआत से पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो 15th सेंचुरी में, 15th सेंचुरी का मतलब क्या है कि देखो अभी जैसे 21st सेंचुरी चल रहा है, 21st सेंचुरी में क्या होता है कि 2000 से लेकर के 2099 तक 2099 तक जो है ये 21st सेंचुरी चलेगी। तो वैसे 15th सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 1400 से लेकर के 1499 तक चलेगा ये। ठीक है, तो 15th सेंचुरी का मतलब यहाँ पर ये है कि 1498 में क्या हुआ था, सभी को याद है कि इंडिया के लिए जो सी रूट है, ठीक है, उसकी खोज किया था किसने, वास्को डी गामा ने। ठीक है, मतलब यूरोपियंस ने क्या किए थे, इंडिया आना चालू कर दिए थे, और यहाँ पर क्या किए थे, उन्होंने अपनी कंपनीज जो है वो स्टेब्लिश करना चालू कर दिए थे। ठीक है, क्यों, क्योंकि व्यापार करना था उनको। ठीक है, तो ट्रेड सेंटर्स के तौर पर उन लोगों ने क्या किए थे कि इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स पर जो है वो अपनी कंपनीज बनाना चालू कर दिए थे। ठीक है, ये मेनली कहाँ से थे, तो पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस से थे। ठीक है, ये जो ट्रेड सेंटर्स थे वो मेनली कहाँ पर थे, कोस्टल एरियाज में होते थे। कोस्टल एरिया का मतलब क्या है, समुद्र के किनारे। ठीक है, और ये इनको क्या बोला जाता था, फैक्ट्रीज बोला जाता था। ये जो फैक्ट्रीज होती थी वो फोर्टिफाइड होती थी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम राइवल कंपनीज अटैक्स। मतलब ये इसकी किलेबंदी की जाती थी ताकि ताकि क्या होता है कि देखो पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस, इनके बीच में क्या होता था, झगड़ा होता था कि क्योंकि यहाँ से लेकर के ये गुड्स ले जाते थे और वहां पर जो है ज्यादा दाम में बेचना चाह रहे थे। तो प्रॉफिट के चक्कर में क्या होता था कि ये लोग जो है मतलब ज्यादातर जो है एक दूसरे को खदेड़ने के चक्कर में रहते थे, एक दूसरे के साथ झगड़ा होता था। तो ये लोग क्या करते थे कि अपनी की पूरी जो इनकी जितनी भी फैक्ट्रीज होती थी उनको उनकी क्या कर देते थे, ये किलेबंदी कर देते थे। ठीक है, दिस कंपनीज यूज्ड टू बाय कमोडिटीज फ्रॉम इंडिया विच वर आइदर स्कार्स और नॉट अवेलेबल इन यूरोप एंड यूज्ड टू एक्सपोर्ट देम टू अर्न हायर प्रॉफिट। तो इसमें वही लिखा है कि कंपनीज क्या करती थी कि बहुत ही कम रुपए में या कम कीमत में क्या करती थी, इंडिया से कमोडिटीज खरीदती थी, सामान खरीदती थी और उसको वहां जाकर के क्या करती थी, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में बहुत ज्यादा में बेचती थी। ठीक है, तो इसके चक्कर में क्या होता था कि ये आपस में ही क्या करते थे, इनके बीच में मतलब लड़ाइयाँ होती थी कंपनीज के बीच में। ठीक है, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज स्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1600। तो फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती कब, 1600 में, ताकि ये और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो ट्रेड के थ्रू कमा सके। ठीक है, इनका जो मेन एम था कंपनी का वो क्या था, सिर्फ प्रॉफिट कमाना। यहाँ पर कुछ शासन वासन जो है वो करना नहीं था, इनका सिर्फ क्या था, व्यापार करना था। ठीक है, शुरुआत में इन ऑर्डर टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव द कंपनी डिड नॉट हेजिटेट टू इवन यूज अनस्क्रप्चुलस मेथड। सूरत वाज द फर्स्ट प्लेस टू बी डेवलप्ड एज अ ट्रेड सेंटर बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन कर लेना, सूरत जो है वो पहली जगह थी। सूरत कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, तो सूरत जो है वो पहली जगह थी जहां पर इन लोगों ने क्या किया था, अपना ट्रेड सेंटर बनाया था ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो देखो गुजरात भी क्या है, एक तरीके से कोस्टल स्टेट है। ठीक है, तो ये लोग जो है कहाँ ऐसी जगह सेलेक्ट करते थे जो कि समुद्र के किनारे बसी हुई हो। ठीक है, तो सूरत में जो है इन लोगों ने अपनी पहली कंपनी बनाई थी। फॉलोइंग विच ऑफ द कंपनी इस्टेब्लिश इट्स मेन ट्रेड सेंटर्स इन भारूच, अहमदाबाद, आगरा, मछलीपट्टनम, मद्रास, कलकत्ता, बंगाल एंड मुंबई एटसेट्रा। तो ये सारी जगह है जिन पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी क्या बनाई थी, कंपनीज जो है स्टेब्लिश करी थी। बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी द ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन एस्पायरिंग फॉर द पॉलिटिकल फुटहोल्ड इन इंडिया सो दैट इट वुड फैसिलिटेट इट्स कमर्शियल एक्टिविटीज आफ्टर औरंगजेब डेथ इन 1707। ठीक है, तो जब 17th सेंचुरी जैसी खत्म होने वाला था, मतलब 1699 के आसपास, ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी कि अब वो जो है धीरे धीरे क्या कर रही थी कि राजनीति में जो है, इंडिया की राजनीति में क्या कर रही थी, एंट्री ले रही थी। ठीक है, जैसी औरंगजेब की मौत होती है कब, 1707 में। ये पूछता है कि औरंगजेब कब मरे थे। ठीक है, औरंगजेब की डेथ कब हुई थी, तो औरंगजेब की डेथ कब हुई थी, 1707 में। ठीक है, किस ईयर में हुई थी। तो ये मुगल एम्पायर जो है वो क्या होने लगा था, धीरे धीरे टूटने लगा था। मतलब सबसे जो औरंगजेब जो था वो सब एक मतलब महान शासक था। ठीक है, उसने क्या किया था, पूरे इंडिया को जो है पूरा कैप्चर करके रखा था। ठीक है, वो किसी को भी मतलब अपने आप से विद्रोह करने की इजाजत नहीं देता था। बाकी जैसे ही औरंगजेब की जैसे मतलब मौत होती है तो उसके बाद क्या होता है कि पूरा जो मुगल एम्पायर होता है वो आपस में टूटना चालू हो जाता है। ठीक है, और पूरा जो नेशन है वो धीरे धीरे छोटी स्टेट्स में क्या होने लगता है, बंटने लगता है। ठीक है, और बहुत सारी स्टेट्स क्या होने लगी थी, इंडिपेंडेंट होने लगी थी, मतलब अपने आप को स्वतंत्र जो है वो घोषित करने लगी थी। ये जो सर्कमस्टेंसेस थे, ठीक है, लेट टू स्टेब्लिश कंपनीज फुटहोल्ड इन द कंट्री। तो ये चीजें देख करके इन लोगों ने मतलब फायदा उठाया कि इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने, इन लोगों को एक चीज समझ में आ गई थी कि यहाँ के जो शासक है उनकी आपस में खुद ही नहीं जमती है। तो हम क्या करते हैं कि इनके बीच में जो है फुट डालते और धीरे धीरे हम क्या करते हैं
जो पॉलिटिकल जो मतलब जो भी पावर्स है वो हम अपने पास ले लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था कि कंपनी ने धीरे धीरे जो है जो पॉलिटिकल मैटर्स होते थे स्टेट्स के, उसमें अपना हाथ डालना जो है वो बीच में चालू कर दिया, और धीरे धीरे जो राइवल कंपनीज और जो लोकल स्टेट्स है उनको क्या करने लगा, बढ़ावा देने लगे ये लोग, ठीक है। तो बस यही था इसमें।